हमारी बात चल रही है भारतीय संविधान पर। आज हम एक छोटी सी क्लास लेंगे और इसमें भारतीय संविधान के अनुसूचियों को याद करेंगे। अनुसूचियों को याद करेंगे आज। अनुसूचियों को हम याद करने की कोशिश करेंगे। 12 अनुसूची में 12 जो अनुसूची हैं उनमें क्या क्या है। 2-3 फैक्ट है। फैक्ट वन पर बात करने पहले कि भारत के निर्माण के समय यानी मूल संविधान में, भारत के संविधान के निर्माण के समय यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तत्पश्चात संशोधनों के द्वारा वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। अब इन 12 अनुसूचियों में क्या क्या है ये हमें देखना है। अनेक परीक्षाओं में अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे हम बात करें प्रथम अनुसूची पर बात करें तो प्रथम अनुसूची में जो बताया गया है वो बताया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी भारत संघ के बारे में बताया गया है और भारत संघ में जो राज्य हैं उन राज्यों के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। संघ यदि किसी नए राज्य का निर्माण होता है, या कोई नया यूटी बनता है तो प्रथम अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी जम्मू कश्मीर के 2 खंड किए गए हैं तो इसका प्रभाव प्रथम अनुसूची पर पड़ेगा। तो प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। यदि हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में जो दूसरी अनुसूची है द्वितीय अनुसूची है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न अधिकारियों के वेतन, जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है। इस अनुसूची में एक बात याद रखनी है हमें कि इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल इनके वेतन भत्तों के बारे में जानकारी नहीं है। ये बात हमें याद रखनी है। अन्य जो अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे किसी आयोग का अध्यक्ष हो, अन्य सभी अधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में यहां जानकारी प्राप्त होती है भारतीय संविधान के अनुसार। यदि आगे हम और बात करें, पहली अनुसूची में तो हमें पता है, प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होना, किसी राज्य की सीमा कितनी है, किस राज्य की सीमा किस राज्य से लग रही है, भारत संघ में कितने राज्य हैं, ये सब बातें प्रथम अनुसूची में की गई है। द्वितीय अनुसूची में जो अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों के वेतनों के बारे में बताया गया है, किस अधिकारियों को कितना वेतन और कितना काम करना पड़ेगा। तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी जो अनुसूची है इसमें शपथ का प्रावधान, जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के शपथ का प्रावधान। इस अनुसूची में हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान
का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है इस अंश में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति और इनकी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। यदि हम आगे और बात करें, चौथी अनुसूची की बात करें, देखो पहली अनुसूची में हमें याद है, पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया है। दूसरी अनुसूची में अधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, अधिकारियों जो शपथ लेते हैं शपथ का प्रावधान है। इस चौथी अनुसूची अनुसूची में राज्यसभा है ना, राज्यसभा हमने पढ़ा, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की जो सीटें हैं उन सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में दिया गया है। जैसे राजस्थान से राज्यसभा में 10 सीट है, तो 10 सीट जो मिली है वो चौथी अनुसूची के आधार पर मिली है। यानी चौथी अनुसूची ये बताती है कि राजस्थान के लिए 10 सीटें मिलेंगी, किसमें, राज्यसभा। तो ये बात चौथी अनुसूची में बताई गई। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा बताया गया है। जैसे राजस्थान को 10 सीट मिली है, तो राजस्थान को जो 10 सीट मिली है ये किसके अनुसार मिली है, चौथी अनुसूची के अनुसार। यदि हम आगे बात करें, पांचवी अनुसूची की बात करें, तो पांचवी अनुसूची में जो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। विशेष प्रावधान जैसे हम पंचायती राज में पढ़ा, हमने एससी एसटी के लिए आरक्षण है और विशेष छूट है, उनके लिए जो विशेष प्रावधान है, एससी एसटी के लिए विशेष आरक्षण है, विशेष प्रावधान है, वो किसके अनुसार है, पांचवी अनुसूची के अनुसार। एससी एसटी के लिए जो विशेष प्रावधान है वो किसके अनुसार है, पांचवी अनुसूची के अनुसार है। ये बात हमें याद रखनी है। यदि हम छठी अनुसूची की बात करें, छठी अनुसूची में जो छठी अनुसूची उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए विशेष दर्जा, उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए विशेष दर्जा दिया गया है। इनके लिए विशेष पैकेज मिलते हैं विकास के लिए, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी राज्य हैं और उत्तरी पूर्वी जो राज्य वो सभी वो राज्य किसमें शामिल किए गए, छठी अनुसूची में। इन राज्यों में जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसे कौन कौन से हैं, एक तो है आसाम, एक है मेघालय, एक है मिजोरम, एक है मणिपुर। ये राज्य जो हैं, इन राज्यों के लिए छठी अनुसूची में विशेष प्रावधान, त्रिपुरा, इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है कि इनको अन्य राज्यों से अलग इनके विकास के लिए अलग से नियम कानून बनाए जाएंगे। इसलिए इनको किसमें रखा गया है, छठी अनुसूची में रखा गया है। ये बात हमें याद रखनी है। यदि हम सातवीं अनुसूची की बात करें, तो सातवीं अनुसूची में
7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है। के बारे में सूचियों के बारे में ये 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और एक है संघ सूची, राज्य सूची और एक है संवर्ती। इन सूचियों के बारे में बताया गया है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में इन सूचियों के बारे में बताया गया है। सूचियों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में। 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची में संविधान में दर्ज, जो संविधान में दर्ज है उन भाषाओं के बारे में बात किया गया। भाषा, पूर्व में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी। जब संविधान लागू हुआ था मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 22 भाषाओं को वर्तमान में 8वीं अनुसूची में रखा गया। अब इनके बारे में हम बात करें, जैसे कि पहले 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा कौन सी? देखो 15वीं जो भाषा है, वह सिंधी। कौन सी है? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को, जो सिंधी भाषा है, इसको 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये बात हमें याद। मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन जो 15वीं भाषा है, 15वीं भाषा को कौन दी? सिंधी। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यदि हम आगे बात करें और जैसे 16वीं भाषा के बारे में बात करें, 16वीं भाषा है नेपाली। 16वीं भाषा कौन सी है? नेपाली। 17वीं भाषा के बारे में बात करें, मणिपुरी। कौन सी है? मणिपुरी। 16वीं भाषा है नेपाली, 17वीं भाषा है मणिपुरी और 18वीं जो भाषा है वह है कोंकणी। इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 1992 में जोड़ा गया और 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 71वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। ये बात याद रखिए। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। उस समय क्या जोड़ा गया था? 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो एक बात यहाँ ये याद रखेंगे कि संविधान में नेपाली एकमात्र ऐसी भाषा है जो विदेशी भाषा है। इसलिए विदेशी भाषा को संविधान में स्थान दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई 1992 में। 71वां संविधान संशोधन हुआ। पहली 16वीं नेपाली जोड़ी गई, 17वीं मणिपुरी जोड़ी गई और 18वीं कोंकणी। ये बात हमें याद रखनी है। ये 18 भाषाएं हो गई। अब आगे यदि और बात करें, 19वीं जो भाषा है, 19वीं भाषा वो बोडो है। कौन सी है? बोडो भाषा 19वीं है। यदि हम 20वीं भाषा की बात करें, वो डोंगरी है। कौन सी है? डोंगरी। 19वीं है बोडो और 20वीं है डोंगरी। 21वीं जो है वो मैथिली है। कौन सी है? मैथिली। 21वीं मैथिली भाषा है। 19वीं बोडो, 20वीं डोंगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं जो भाषा है वो है संथाली। कौन सी है? संथाली। इस प्रकार ये 22 भाषा हमारे भारतीय संविधान में है। इन भाषाओं को 2003 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन के तहत इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो को, मैथिली को, डोंगरी को और संथाली को। इन चार भाषाओं को 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के तहत इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। हमें याद रखनी है कि 8वीं जो अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। संविधान की जो भाषाएं
22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें जो अंतिम भाषा जोड़ी गई वह संथाली भाषा थी। हमें एक विशेष रूप से एक बात और याद रखनी है, बात ये याद रखनी है हमें कि जो हमें ये याद रखनी है यहाँ कि जो भारत में सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है, भारत में सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है, भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है भोजपुरी। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। भोजपुरी को अभी तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्थान में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है मारवाड़ी, मारवाड़ी को भी अभी तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। ये बात हमें याद रखनी है। अब हम यदि 9वीं अनुसूची की बात करें, 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची है, यह पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 जो हुआ था, प्रथम 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत उसको जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार संबंधित प्रावधान है। भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है। भूमि संबंधी प्रावधान है। एक बात और याद रखेंगे 9वीं अनुसूची में, इस 9वीं अनुसूची को सामान्यतः जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकती। सामान्यतः इसकी समीक्षा नहीं कर सकती कौन? न्यायपालिका। लेकिन 2006 से न्यायपालिका इसको पुनरावलोकन कर सकती है। विशेष तौर पर जब विशेष स्थिति आ जाए तो विशेष स्थिति में न्यायपालिका इस पर पुनरावलोकन कर सकती है। लेकिन सामान्यतः 9वीं अनुसूची पर न्यायपालिका पुनरावलोकन नहीं कर सकती। 10वीं अनुसूची की बात करें, 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया दल बदल के जो प्रावधान है, जो नियम है, वो नियम 10वीं अनुसूची में बताए गए हैं। 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की जो 29 नियम है, 29 विषय हैं, 29 विषयों के बारे में बताया गया है। पंचायत राज व्यवस्था की जो 29 विषय हैं, उन विषयों के बारे में 11वीं अनुसूची में बताया गया है। ये बात हमें याद रखनी है। अंतिम जो भारतीय संविधान की अंतिम जो अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो अंतिम अनुसूची है, अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है। इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें जो नगर पालिका से संबंधित 18 विषय हैं। इन विषयों का वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया है। आज के लिए इतना ही। आज हमने अनुसूची कंप्लीट करी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे बजरंग स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।